अरे जल्दी से दुकान खाली करो, 2 महीने से किराया नहीं दिया। मैंने दूसरा किराएदार ढूंढ लिया है। पर मालिक, मैं इतना सारा सामान लेकर कहाँ जाऊंगा? अरे कहीं भी जाओ, मुझे क्या, बस मेरी दुकान खाली करो। पिछले 2-3 महीनों से राजीव ने दुकान का किराया नहीं भरा था, जिस वजह से मालिक अपनी दुकान खाली करवा देता है और राजीव एक ठेले पर अपना सारा राशन का सामान लेकर अपने घर जाता है। आप राशन का सारा सामान घर में क्यों लेकर आ गए? और क्या करता पूजा, पिछले 2 महीने से सही से कमाई नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से मैं दुकान का किराया नहीं चुका पाया और मालिक ने दुकान खाली करवा दी। कोई दूसरी दुकान भी नहीं मिल रही। सोच रहा हूँ जब तक दूसरी दुकान नहीं मिल जाती घर में ही दुकान खोल लूं। अरे बेटा, हमारा छोटा सा घर है, इस घर में तू कैसे दुकान खोलेगा? हमें रहने में परेशानी होगी, बहू भी गर्भवती है। माँ जी, कुछ दिनों की बात है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। राजीव जी, आप घर में ही दुकान खोल लीजिए और सामान बेचिए, और जब आप दुकान देखने जाएंगे तो मैं घर में ही रहकर दुकान की देखभाल कर लिया करूंगी। राजीव के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने घर में एक तरफ रसोई और एक तरफ दुकान खोल लेते हैं। और राजीव खुद भी नई दुकान की तलाश में बाहर जाता है तो वहीं आशा बीमार थी, जिस वजह से वो अपने एक छोटे से कोने में खाट पर आराम से पड़ी रहती है। और नंद राधा कॉलेज चली जाती है और पूजा अकेली घर का काम करके ग्राहकों का इंतजार में बैठी है। अरे बहू, तुमने भी घर में दुकान खोल ली, अच्छा किया। अब हमें राशन का सामान लेने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। आंटी जी, ये दुकान तो बस कुछ ही दिन के लिए खोली है, जब तक राजीव जी को दूसरी दुकान नहीं मिल जाती। हाँ, ये भी ठीक है, पर घर में ही दुकान खोल लेती तो ज्यादा अच्छा रहता। अच्छा चलो, अब 2 किलो चीनी दे दो जल्दी से, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, और 2 पैकेट बिस्किट और 1 किलो नमकीन भी दे दो। पूजा उसे उसका सारा सामान देती है और वो औरत अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब पूजा खाना बना रही होती है तभी उसकी दुकान पर एक आदमी आता है और वो खांसने लगता है। अरे क्या बना रही हो? खास खास के सांस फूलने लगी है। मैं तो यहाँ 5 किलो आटा लेने आया था, पर लग रहा है कि मुझे अब बिना राशन लिए ही यहाँ से जाना पड़ेगा। माफ करना अंकल, भाभी खाना बना रही है। अब एक साइड रसोई है तो दूसरी तरफ दुकान, हमें भी दिक्कत हो रही है। आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपका आटा देती हूँ। हाँ हाँ जल्दी दो, वरना मैं तो खांस खांस के ही मर जाऊंगा। जब तक पूजा रसोई में खाना बनाती है तब तक दूसरी राधा दुकान में आई ग्राहक संभालती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात जब पूरा परिवार सो रहा होता है तो अचानक से उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे, रात के 1 बजे कौन हो सकता है? बेटा, मैं तो कहती हूँ दरवाजा खोलने मत जा। जो भी है कुछ देर दरवाजे को पीट कर चला जाएगा। हमारे कोई रिश्तेदार इतनी रात को नहीं आते, और कोई आता भी है तो फोन करता है। पता नहीं कौन है ये जो इतनी जोर से दरवाजा पीट रहा है। एक तो जब से घर में राशन की दुकान खोली है तब से मैं सही से सो भी नहीं पाती। पैर फैलाकर सोने की भी जगह नहीं है, ऊपर से पता नहीं इतनी रात को कौन आ गया नींद हराम करने के लिए। आशा के मना करने पर भी राजीव डरता हुआ दरवाजा खोलता है और देखता है कि 2 आदमी उसके सामने खड़े हैं। माफ करना भैया, रात के 1 बजे आपको परेशान कर रहा हूँ, पर आज मेरी भतीजी की शादी है और खाना कम पड़ गया है। इमरजेंसी के थोड़े चलते 1 चावल का कट्टा दे दो। कोई बात नहीं भाई साहब, अब हम आस पड़ोस के लोगों की रात में मदद नहीं करेंगे तो क्या फायदा मेरा घर में ही दुकान खोलने का। हाँ। रात के 1 बजे राजीव दुकान से ग्राहकों को 1 आटे का कट्टा देता है। ये देख आशा और राधा राजीव से कहती हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग तो हमें रात में भी चैन से सोने नहीं देते। ये तो मजबूरी थी हमारी, जिस वजह से हमने घर में दुकान खोली, और ये लोग रात के 1 बजे आकर राशन मांग रहे हैं। हाँ भैया, अब तो आप बस जल्दी से दुकान देख ही लो। वैसे भी कुछ दिनों बाद मेरे कॉलेज के एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो मैं घर में रहकर दुकान नहीं संभाल पाऊंगी। अपने घर वालों को परेशान देख राजीव और परेशान हो जाता है और अगली सुबह 5 बजे उठकर ही दुकान ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। और राधा भी कॉलेज चली जाती है, जिस वजह से अकेली गर्भवती पूजा दुकान नहीं संभाल पाती। वो जैसे ही रसोई में खाना बनाने बैठती है तो कोई ना कोई आ जाता है राशन लेने, तो उसे बार बार उठकर सामान देना पड़ता है और इसी बीच उसका खाना जल जाता है। पूजा बहू, कुछ जलने की बदबू आ रही है, लगता है तेरा खाना जल गया। थोड़ा सा टाइम देना आप लोग, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ, चूल्हे पर खाना रखा है। दुकान के बाहर ग्राहकों को छोड़ पूजा भागते हुए रसोई में जाती है और खाना चूल्हे से उतारकर खुद से कहती है,
मैं अकेली क्या क्या करूं? एक तरफ रसोई है तो दूसरी तरफ दुकान पर ग्राहकों को देखती हूँ तो रसोई में खाना जल जाता है, और अगर रसोई संभालती हूँ तो ग्राहक चले जाते हैं। परेशान पूजा खाना उतार कर बाहर ग्राहक को संभालती है और अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए घर के बाहर चूल्हा बना लेती है और साथ में थोड़ा राशन बाहर भी रख लेती है ताकि उसे आसानी हो, और दोबारा से दोपहर का खाना बनाने लगती है। पर अब भी उसकी परेशानियां खत्म नहीं होती। अरे बहू, तुमने ये सही किया, दुकान के बाहर ही चूल्हा बना लिया। अब तुम दुकान भी संभाल पाओगी और खाना भी बना पाओगी। अच्छा, अब जल्दी से मुझे 5 किलो दाल दे दो। अरे दाल तो अंदर रखी है, मैं अंदर से लेकर आती हूँ, आप थोड़ी देर रुकना। अब जैसे ही पूजा दाल देने के लिए दुकान के अंदर जाती है, इसी बीच कुत्ता आकर खाने में मुंह मार देता है। पूजा कैसे ही बाहर आती है तो कुत्ते को भगाती है। भाग भाग, हे भगवान, अब क्या करूं? सारा खाना झूठा कर दिया इस महेश कुत्ते ने। बहू, ये खाना अब तक खाने लायक नहीं रहा, तुम्हें दोबारा से बनाना होगा। मैं तो कहती हूँ दुकान बंद करके कुछ देर के लिए रसोई में बैठकर खाना बना लो, उसके बाद दुकान खोल लेना। क्या करूं आंटी, अकेली हूँ। ननंद कॉलेज गई है और आप तो जानती हैं कि मेरी सास कितनी बीमार है। पर आप शायद सही कह रही हैं। वैसे रोटी तो मैंने बना ली, बस सब्जी रहती है बनाने को, अब अंदर जाकर ही बनाना पड़ेगा। पूजा बात कर ही रही होती है कि तभी गाय आकर उसकी बनाई हुई रोटी भी मुंह में दबाकर ले जाती है। ये सब देखकर पूजा अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है, और शाम को जब राजीव घर आता है तो पूजा सारी परेशानी अपने पति को बताती है। मैं समझ रहा हूँ पूजा, तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है, बस कुछ दिन की और बात है, मैं दुकान देख रहा हूँ। भैया जल्दी देखो, मैं तो कहती हूँ जहाँ आपको छोटी दुकान मिलती है वहीं अपनी दुकान शिफ्ट कर लो। घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है, न खाने की जगह है न सोने की जगह। मेरे कपड़े भी नहीं मिलते, मैं कई बार कॉलेज के लिए भी लेट हो जाती हूँ, और घर में रहकर भाभी की भी मदद नहीं कर पा रही। आखिर मेरे एग्जाम तो चल रहे हैं कॉलेज के। हाँ बेटा, अब तो मुझे भी दिक्कत होती है। कई बार तो मैं भी दुकान संभालने की कोशिश करती हूँ, पर बार बार ग्राहक आते रहते हैं, और तू तो जानता है मैं इतना चल फिर नहीं सकती। अपने घर वालों को परेशान देख राजीव भी परेशान हो जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, और एक दिन पूजा परेशान होकर राशन की दुकान बंद है का बोर्ड लगा देती है और घर में रहकर काम करती है और अपनी सास की सेवा करती है। और उस दिन राजीव घर जल्दी आता है और अपने घर वालों को खुशखबरी देता है। अरे पूजा, तुमने दुकान क्यों बंद कर रखी है? दुकान खोलो, आखिर इसी दुकान की कमाई से तो मुझे एक नई छोटी सी दुकान मिली है। तुम जानती हो वहाँ मेरी इकलौती राशन की दुकान होगी। मुझे उम्मीद है वहाँ मेरी अच्छी कमाई होगी, इसलिए एक दिन की और परेशानी झेल लो। अपने पति की बात सुनकर पूजा के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो दुकान बंद है का बोर्ड हटा देती है और अपने पति और नंद के साथ बैठ जाती है और सब लोग खाना खाते हुए बातें करते हैं। आखिर भगवान ने हमारी सुन ली, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई भैया आपने। सही कह रही हो राधा तुम, और जानती हो वहाँ का किराया भी बहुत कम है। अब मुझे लग रहा है कि मैं उस छोटी सी दुकान में अच्छे से कमाई कर पाऊंगा और घर चला पाऊंगा। बस आज की बात है, उसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी। सही बोला आपने, बस एक दिन की बात है, उसके बाद हमारी अलग दुकान होगी, फिर हम पहले की तरह ही आराम से रह पाएंगे। वो सब तो ठीक है पूजा, पर मैं घर नहीं जा पाऊंगा। दोपहर को तुम सुबह ही मेरे लिए खाना बना देना, दुकान यहाँ से दूर है। सुबह खोलूंगा तो सीधा रात को ही दुकान बंद करके घर आ पाऊंगा। कोई बात नहीं भैया, अभी जो हम परेशानी झेल रहे हैं ये परेशानी तो उससे अच्छी है। इस तरह रात को ही राजीव अपने घर से राशन का सारा सामान अपनी नई दुकान में शिफ्ट करता है। वो एक पक्का इलाका था जहां उसकी दुकान अच्छी चलती है, और बहुत जल्द वो अपने पुरानी दुकान के मालिक को भी दुकान का किराया दे देता है और छोटी सी दुकान में अच्छे से अपनी दुकान करके अपना परिवार चलाता है। बच्चों, तुम लोग ठीक तो हो ना? किसी को चोट तो नहीं लगी? और पूनम, तुम भी ठीक तो हो ना? कितना हाफ रही हो तुम? बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ, ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि चिंकी की आंख खुल गई और उसने हमें जगा दिया, वरना आज तो उस ट्रेन के नीचे आकर हम लोग तो मर ही जाते। शुभ शुभ बोलो, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हर दिन डर डर के हम लोग इस रेलवे टनल के अंदर जी रहे हैं। जब भी आंख लगती है तो एकदम घबरा कर उठ जाती हूँ कि कभी ट्रेन आ ना जाए। हमारे पति हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता ना। जाने ये लोग कब आएंगे और कब हमें इस नर्क से निकालेंगे। पांचों बहुएं, जिसमें से पूनम 6 महीने की गर्भवती थी, वहीं बाकी चारों बहुएं अपनी बेटियों के साथ आखिरकार क्यों इस रेलवे टनल के अंदर रह रही थी। आखिरकार इनके साथ क्या हुआ था? ये लोग बेघर होकर यहाँ इस रेलवे टनल के अंदर रह रही थी। आइए इनकी इस दुख भरी कहानी को जानने के लिए हम इस कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। नहीं पिताजी, हमें घर से मत निकालिए, हम पर तरस खाइए। हम आपकी बहुएं हैं, हम इस ठंड में कहाँ जाएंगे? बहुत हो गया,
अरे बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम पांचों को। पहले बड़ी बहू ने बेटी को जन्म दिया और फिर छोटी बहू ने, और अब तीसरी बहू पेट से है। ये पांचों तो सगी बहनें हैं। जब दो बहनों ने बेटियों को जन्म दिया है तो बाकी की बहुएं भी तो बेटियां ही को जन्म देंगी। बस अब मैं और पोतियों की शक्ल नहीं देख सकता। निकल जाओ मेरे घर से। माँ जी, अब आप ही समझाइए ना पिताजी को। बाहर कितनी ठंड है, ऐसी हालत में हम लोग कहाँ जाएंगे। कम से कम हम पर न सही इन दो मासूम बच्चियों और पूनम की हालत पर तो तरस खाइए। भगवान से डरिए आप, जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। जब हमारे बेटे शहर से वापस आएंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। तुम अपना मुंह बंद करो, मेरे बैठे हैं, मैं खुद उन्हें संभाल लूंगा। और तुम पांचों अभी तक नहीं गई? हाँ, जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ यहाँ से। अपनी दकियानूसी सोच के चलते सुरेंद्र अपनी पांचों बहू और दोनों पोतियों को घर से कड़कड़ाती ठंड में धक्के मारकर बाहर निकाल देता है, जिसके बाद अब वो सभी ठंड से कांपती हुई पूरे गांव में इधर से उधर भटकने लगती हैं और चलते चलते एक रेलवे टनल के पास पहुंच जाती हैं। ठंड हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके चलते अब किसी से भी कदम आगे नहीं बढ़ाए जा रहे थे। माँ, चाची बहुत ठंड लग रही है, अब बहुत चला नहीं जा रहा। ठंड तो हम सभी को लग रही है। पूनम की हालत भी काफी खराब हो गई है, लेकिन हम जाए कहाँ? इतनी रात में हमें कौन सहारा देगा? एक काम करते हैं, इस रेलवे टनल के अंदर चलते हैं। सुबह होने तक यहीं इंतजार करते हैं। सुबह होने के बाद देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। पांचों बहुएं दोनों बच्चों को लेकर उस रेलवे टनल के अंदर चली जाती हैं और अब सारी रात सभी रेलवे टनल के अंदर ही गुजारते हैं। अगले दिन होते ही सभी बहुएं रेलवे टनल से बाहर आ जाती हैं। माँ, हम लोग कहाँ जाएंगे? दादाजी ने हमें घर से क्यों निकाल दिया? वही तो बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पास में इतने पैसे भी नहीं है कि कहीं किराए का घर लेकर रह सके, और इतनी ठंड में हम कहाँ भटकेंगे। एक बात कहूँ, मेरी मानो तो हम सब इस रेलवे टनल के अंदर ही रहते हैं। मैंने सुना है इस टनल से सिर्फ 2 बार ही ट्रेन गुजरती है, एक सुबह और शाम। हम लोग ट्रेन का समय देख लेंगे और जब भी ट्रेन टनल से गुजरने वाली होगी तो हम टनल से बाहर निकल जाएंगे। यही पास में रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है, तो मैं वहां पर कोई काम देख लूंगी। तारा बिल्कुल सही कह रही है। कल रात हम सब इस रेलवे टनल में आराम से सो गए थे, क्योंकि अंदर से ये काफी गर्म था। अब जब तक हमारे पति शहर से गांव नहीं आ जाते, तब तक हम यहीं पर अपना बसेरा करना होगा। पास में ही प्लेटफॉर्म है, तो मैं वहां पर कोई काम देख लूंगी और जो भी पैसे मिलेंगे उससे हम लोग अपना गुजारा चला लिया करेंगे। बाकी बहू को प्रियंका और तारा की बात काफी हद तक ठीक लगती है, जिसके बाद अब तारा रेलवे ट्रैक पर मजदूरी और प्रियंका प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई का काम शुरू कर देती है। वहीं बाकी की बहुएं टनल के अंदर पड़े पत्थरों को जमा करके उनसे सोने लायक छोटा सा बिस्तर बना लेती हैं। वहीं साथ में खाना बनाने के लिए एक मिट्टी का चूल्हा भी। सुबह तकरीबन 10 बजे इस टनल से ट्रेन गुजरती है और रात में 1 बजे। अब जब भी ट्रेन के गुजरने का समय होगा तो हम सब लोग बाहर निकल जाया करेंगे। सभी बहुएं अब इस रेलवे टनल के अंदर ठंड में अपना गुजारा करने लगती हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बाप रे बाप, टनल के बाहर निकलते ही ये ठंडी हवाएं तो बिल्कुल जान से मारने का काम करती है। कितनी ठंड हो रही है। जल्दी से बर्तन धोकर टनल के अंदर घुस जाती हूँ। तारा प्रियंका दोनों रोज की तरह काम पर गए होते हैं। वहीं श्रेया सब्जी लाने के लिए मंडी और दोनों बच्चे टनल के बाहर बैठकर खेल रहे होते हैं। साक्षी भी बर्तन धो रही होती है कि तभी ट्रेन के आने का समय हो जाता है। वहीं 6 महीने के गर्भवती पूनम टनल के अंदर बैठे बैठे सो जाती है। ट्रेन पूनम के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी कि तभी साक्षी पूनम का हाथ पकड़कर उसे टनल के बाहर खींच देती है, जिससे पूनम ट्रेन से तो बच जाती है, लेकिन उसके पैर में काफी चोट लग जाती है। मेरा पैर। मुझे माफ कर देना पूनम, अगर मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालती तो कुछ भी हो सकता था। तुम यहाँ बैठो, मैं जल्दी से हल्दी का लेप बना लेती हूँ। इस रेलवे टनल के अंदर रहकर सभी बहुएं ठंड से तो बच गई थी, लेकिन आए दिन उन्हें किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता था। रात बहुत हो चुकी थी और अब फिर से एक बार और टनल से ट्रेन गुजरने का समय हो गया था। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं कि तभी अचानक चिंकी की आंख खुलती है। ये टनल के अंदर गोल गोल से क्या चमक रहा है? मम्मी उठो ना मम्मी, देखो वो क्या है। चिंकी के उठाने पर प्रियंका जैसे ही उठती है तो काफी घबरा जाती है। हे भगवान, ये तो ट्रेन के आने का समय हो गया है। उठो जल्दी से सब, उठो, हमें टनल से बाहर निकलना होगा। प्रियंका जल्दी सभी को उठाती है और अब सब लोग टनल से बाहर निकल जाते हैं। इस टनल के अंदर रहकर सभी बहुओं और उनके बच्चों को आए दिन अपनी जान पर खेलना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन,
तीसरी बार मिट्टी का चूल्हा बनाया था, लेकिन जब भी ये ट्रेन गुजरती है तो इस मिट्टी के चूल्हे को तोड़कर चली जाती है। अब हम क्या करें, बाहर भी तो चूल्हा नहीं बना सकते। एक काम करते हैं, पत्थर का चूल्हा बना लेते हैं। आसपास बड़े पत्थरों का चूल्हा बनाकर उस पर खाना बनाएंगे, और ये टूट भी गए तो बनाने में भी आसानी होगी। मिट्टी का चूल्हा सूखने में भी समय लेता है, लेकिन इसमें कोई भी समय नहीं लगेगा। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। आज इस रेलवे टनल से ट्रेन तो गुजरती है, लेकिन ये ट्रेन टनल से बाहर निकलने के बजाय टनल में ही रह जाती है। बहुत डर लग रही है। चाची, ये ट्रेन यहाँ रुक क्यों गई, जा क्यों नहीं रही? बेटा, आगे ट्रैक टूटा हुआ है, इसलिए जब तक ट्रैक बनेगा तो ये ट्रेन यहीं पर रुकी रहेगी। सभी बहू इसी तरह परेशानी में रह रही थी और ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। प्रियंका हर रोज की तरह प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई का काम कर रही होती है कि तभी उस प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकती है। इस ट्रेन में से कोई और नहीं बल्कि उन सभी बहुओं के पति निकलते हैं जो शहर से काम करके थोड़े दिनों के लिए गाँव आए होते हैं। जैसे ही अपनी पत्नी प्रियंका को यूं प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई का काम करता देखता है तो भागता हुआ वो उसके पास जाता है। ये सब क्या है? तुम प्लेटफॉर्म पर इस तरह सफाई क्यों कर रही हो? और ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? पता है, हम कब से आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। आपके जाने के बाद हम पर कितने अत्याचार हुए, हमें घर से निकाल दिया गया। तुम्हें माँ ने घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? माँ नहीं, पिताजी ने घर से निकाला है। प्रियंका उन सभी को सारी बात बताती है, जिसे सुन मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि पिताजी कभी ऐसी हरकत करेंगे। हमें माफ कर देना, हमसे गलती हो गई। हमें अकेले नहीं बल्कि तुम सबको लेकर शहर जाना चाहिए था। कहाँ हैं वो सब? जल्दी से हमें उनके पास ले चलो। प्रियंका जैसे ही उन सभी को टनल के पास ले जाती है और वो सब जैसे ही अपने बच्चों और अपनी पत्नियों की हालत देखते हैं तो सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सब अपने माता पिता से मिले बगैर ही अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर ट्रेन से सीधा शहर आ जाते हैं और अब पांचों बहुएं अपने बच्चों और पतियों के साथ हंसी खुशी शहर में रहती हैं।